प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय था रोल ऑफ मीडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मीडिया। अररिया शहर में भी इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन अररिया प्रेस क्लब में किया गया, जिसमें डीएम अररिया खुद भी शामिल हुए। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अररिया और अररिया के पत्रकार। हाँ, जहाँ तक अपनी भूमिका निभाने का सवाल है तो जैसा और वक्ताओं ने कहा कि बहुत सीमित संसाधनों में भी हमारे तमाम मीडिया कर्मी ने ये कोशिश की कि जो सावधानियां हैं, जो सतर्कताएं हैं, जो प्रशासन सरकार के गाइडलाइंस हैं, वो हम जनता तक पहुंचाए और बराबर हम इसको लिखते रहे, जनता को आगाह करते रहे। लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि अभी भी इस मामले को गंभीरता से लें। हम डिनाइल मोड में किसी समय में नहीं जा सकते हैं। डिनाइल मोड में अगर हम गए कि नहीं साहब कोरोना कुछ नहीं है, ये बढ़ता चला जाएगा पेंडेमिक। अभी भी अभी इससे खाली नहीं हुआ है। जो लेटेस्ट नंबर covid.org पे है इंडिया के, उसमें बिहार के जो 10 जिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा एक्टिव केस है, उसमें अररिया के शामिल 156 केस अररिया एक्टिव केस, जो वो आंकड़ा कहता है। डिस्ट्रिक्ट में क्या आंकड़ा है ये हमको नहीं मालूम। डेथ को लेकर कितने डेथ हुए उसको भी लेकर के स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन ने कभी क्लियर कट कोई फिगर नहीं किया। वो आंकड़ा कहता है कि 20 डेथ। तो जब तक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, हमारे हाथ बंधे रहेंगे, तब सिर्फ हम वही करेंगे कि प्रशासन जो प्रेस रिलीज करेगा हम उसी पे रिलाई करेंगे। हम अपने तरफ से कोई विश्लेषण नहीं करेंगे, जबकि मीडिया को यह करना होगा। मीडिया की एक जिम्मेदारी ये भी है कि हम आपकी बात कहें और हम सच्ची पड़ताल भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवक्ता। मकामी तौर पर हमारे मीडिया जगत के लोग हैं, वो तमाम तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। इसके लिए हम आप तमाम साथियों को, तमाम युवा पत्रकारों को, संवाददाताओं को मुबारकबाद देते हैं। देखिए, आलमी वबा ये कोरोना की बीमारी कुछ ऐसी थी कि आदमी आदमी से दूर दूर भाग रहे थे। यहाँ विशाल मुश्किल था और फिराक जिंदगी थी। बिल्कुल उलट मामला था उस वक्त में, जबकि दुनिया पर लॉकडाउन के सबब बीमारी को रोकने के लिए जो लॉकडाउन शुरू किया गया था, उसके बाद सबसे पहला असर जो लोगों की जिंदगी पर पड़ा, उस बीमारी से भी कहीं ज्यादा वो माशी बुहरान था। और जब माशी बुहरान के शिकार आदमी होता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए जिंदगी बहुत आसान नहीं होती। मैं इसीलिए आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग क्योंकि क्षेत्र में लगातार निरंतर आप लोग भ्रमणशील रहे और आप लोगों के नेटवर्क के माध्यम से जो फील्ड लेवल की जो रियलिटी है वो आप सब लोग हमको पहुंचाते रहे। इसी के चलते चाहे मेरे समझ से जो पॉलिसी इनपुट्स हमको बिहार सरकार को एवं केंद्र सरकार को देने में बहुत सुविधा मिली, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं आप सब लोगों को याद ये भी दिलाना चाहूंगा कि कोविड के दौरान प्रायोरिटीज भी हमारे बदलते रहे। पहले हम लोग का प्रायोरिटी ये था कि नंबर ऑफ कोविड केसेस जो हैं उसको नियंत्रित करना, लोगों के बीच में ये सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजेशन हो, उसके बारे में जागरूक करना। पर जब जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की जब हम बात करते हैं कि जब लोगों में जो हमारे जो कामगार भाई दिल्ली में, पंजाब में एवं यूपी में, जब वहां पे उनको बेरोजगारी सहना पड़ा, वैसे परिस्थिति में जो ये सब जो हमारे कामगार भाई अररिया आने लगे तो हम लोगों का जो प्रायोरिटी है फिर चेंज हुआ। इतने जो हमारे कामगार भाई हैं हमारे घर जब अररिया जब लौट रहे थे तो उनके लिए क्वारंटीन सेंटर्स का व्यवस्था करना। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लगभग करीब
60 से 70,000 हमारे जो कामगार भाई हैं, वो चाहे वो बस के माध्यम से हो या टेम्पू के माध्यम से हो या ट्रेन के माध्यम से हो, विभिन्न माध्यमों से अररिया जिला में प्रवेश किए। और मेरे समझ से इससे कई ज्यादा ऐसे लोग भी थे जो विभिन्न माध्यमों से, जो अनऑफिशियल तरीके से भी जिला में प्रवेश किए। वैसे समय में भी आप सब लोगों का सहयोग अच्छे से मिलता रहा, जिसके चलते हम लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स चलाने में और उसका जो क्वालिटी बदलने में या क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमको कहीं ज्यादा सहयोग मिला। मेरे समझ से इतना महत्वपूर्ण चुनौती में हम लोग जब घिरे हुए थे, तब भी आप सब लोगों का एक सकारात्मक सहयोग हमको मिला। कुछ जगह पे कमियों में सुविधाओं में थोड़ी कमी थी, और वैसे परिस्थिति में भी आप सब लोगों के द्वारा जो पॉजिटिव इनपुट्स हम लोग को मिला है, उसके आधार पे हम लोग जो प्रशासनिक तैयारी है वो अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया। क्योंकि कोविड एक ऐसा एक दौर था जहां पे समस्याएं तो थी, चैलेंजेस थी, बस उसके अनुरूप हम लोगों के जो इंस्टीट्यूशनल जो रिसोर्सेस है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं थी। तो वैसे परिस्थिति में जिला के द्वारा क्वारंटीन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स चलाए गए हैं। अभी मेरे से पहले भी कुछ वक्ताओं के द्वारा बताया गया है कि आप लोगों के इनपुट के दौरान ही हम लोगों ने जो फैसिलिटीज है उसमें इंप्रूवमेंट किया। कोविड के समय में जो इनपुट्स आप लोगों ने पॉलिसी मेकिंग में या फैसिलिटीज इंप्रूव करने में जो दिया गया है आप लोगों के द्वारा इनपुट्स, जो सकारात्मक इनपुट्स, मेरे समझ से उसके चलते ही अररिया जिला में अभी तक हम लोग कोविड को अच्छे तरीके से हम लोग नियंत्रित कर पाए। इस सेंचुरी में मेरे समझ से ऐसा कोई इम्पैक्ट हम लोगों ने देखने को नहीं मिला। इसका इम्पैक्ट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हम लोग को देखने को मिला। जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हम लोगों ने देखा है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, यूपी में हो, जिसके चलते हमारे कामगार भाई यहाँ पे आए और यहाँ पे 15 दिन रहे, ये मेरे फिर समझ से परे है कि 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद कई सारे ऐसे कामगार भाई हैं फिर वापस लौट गए। मेरे समझ से, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी जो है डे टू डे रूटीन एवं पॉलिसी काम में इतना व्यस्त रहते हैं, मेरे समझ से हमारे जो जितने भी मीडिया भाई हैं, मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये था कि आप लोग इस पे बेहतर से बेहतर स्टोरी बनाएं। क्योंकि किसी पर्टिकुलर पंचायत में कितने पॉजिटिव केसेस निकले या किसी एक जगह पे कितने डेथ हुए, ये एक इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन मेरे समझ से कोई भी लिख सकता है, बट जो यहाँ पे सम्मानित सदस्य जो मीडिया के हैं, हमारे समझ से विश्लेषण की और आवश्यकता है। विश्लेषण जो होगा, क्यों हुआ वो तो लिखेंगे, बट आगे क्या, मेरे समझ से उस पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। जो करीब 15-20 दिन हमारे कामगार भाई आके क्यों लौट गए, क्या कमी थी, कहां पे प्रशासनिक व्यवस्था और करने की आवश्यकता है। क्योंकि कोविड आज के डेट में, मैंने जैसे कि कहा, स्वास्थ्य मुद्दा तो है ही, बट अभी ये एक रोजमर्रा जीवन का एक अंग हो गया। तो इसके चलते आगे हम लोग को क्या देखना है, अररिया में जितने जो जॉब लॉस हुए उसको फिर एक नया जीवन, इकोनॉमिक जीवन देने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, वो पॉलिसी मेकिंग इनपुट मेरे समझ से मैं आप सब लोगों से अपेक्षा रखता हूं। इंडो नेपाल बॉर्डर में जो हम लोगों का जो बॉर्डर सील हुआ, इससे पहले जितना लाइवली मार्केट वो रहता था, आज के दिन वो नहीं है। इसको पुनः हम लोगों को वो वाला जो रंग लाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है।
प्रशासनिक तौर से क्या तैयारियां की आवश्यकता है, या गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या और चेंजेस करने की आवश्यकता है। मैं पुनः यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये अभी वे ऑफ लाइफ हो गया है कोरोना। ये करीब अब कितना दिन रहेगा हम लोग नहीं कह सकते। एक समय ऐसा था कि हम लोग शायद कभी बिलीव ही नहीं करते थे कि जब हम लोग बैठेंगे तो मास्क पहन के बैठेंगे, सैनिटाइज करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से रहेंगे। बट आज के समय में ये रियलिटी हो गया। तो आगे कैसे हम लोग को रहना आगे, क्योंकि जागरूकता का जो जमाना है वो चला गया। आज के डेट में सभी लोग जागरूक है कोरोना क्या है, कोविड क्या है। बट आगे हमारा जीवन कैसे बदलने वाला है और बदलने के लिए लोगों को कैसे तैयार करना है, वो मेरे समझ से अभी हम लोग को सोचने की आवश्यकता है। मैं बस इतने ही 2-3 शब्द ही मुझे कहना था। मैं अभी आशा करता हूं कि जो विचार जो मेरे द्वारा या हम सब लोगों के द्वारा यहाँ पे साझा किया गया है, उसके चलते एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अररिया में देखने को मिलेगा। मेरे से पहले एक वक्ता के द्वारा बताया गया है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के हैंडओवर के बारे में, इस पर मैं एक बार जानकारी लेता हूँ। मुझे जानकारी है जब हिमांशु बाबू यहाँ पे थे तो प्रेस जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस था शायद यहीं पे हम लोगों ने मनाया था। तो इसीलिए मैंने इस बार भी मैंने यही कहा था कि यहाँ पे ही मनाना ठीक रहेगा। और जो प्रशासन के तरफ से जो भी न्यूज होती है, मैं तो यही हमेशा ये पहल करता हूँ कि जो डिवाइड है प्रशासन एवं पत्रकार में, ये हमेशा ना रहे। इसीलिए जिला प्रशासन की ओर से फेसबुक एवं ट्विटर का भी हैंडल चलाया जा रहा है। उसमें लगातार जो न्यूज है उसका साझा किया जा रहा है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो भी इलेक्शन के दौरान जो स्वीप एक्टिविटीज किए गए थे उसका आप सब लोगों ने एक अच्छा सा कवरेज दिलाया। मेरे समझ से इसीलिए आप सब लोगों को एक क्रेडिट जाता है कि जिला का जो वोटर टर्नआउट भी जो है बहुत अच्छा रहा है। कोविड के समय में भी हम लोग करीब 59% टर्नआउट हासिल किए हैं। इसका श्रेय भी आप सभी लोगों को जाता है। एक बार पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो जानकारी दीजिए कि आज जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस पे प्रोग्राम कराया गया था, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? एक्चुअली ये सरकारी कार्यक्रम था जी। और ये कोविड काल में जो मीडिया की भूमिका है और जो मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको विश्लेषित किया जाना था। इसी पर ये कार्यशाला का आयोजन हुआ और लोगों ने अपनी अपनी बात कही। मीडिया के सामने जो चुनौतियां आई, मीडिया ने जिस समस्याओं को फेस किया और इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, लोगों ने अपनी अपनी ओर से अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया और अपनी समस्याओं को, मीडिया की समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखने का काम किया। यही कार्यक्रम था। इन्हीं सारी मुद्दों पर बातचीत हुई। सर, 16 नवंबर 1997 से लगभग ये सेमिनार हर साल होता आ रहा है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जा रहा है। एक बार मुझे ध्यान में है कि वुमेन्स के ऊपर एक टॉपिक दिया गया था और महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए प्रेस में, इसके लिए कोई नहीं। मीडिया एक तो इंडिपेंडेंट संस्था है जी। कैसे मीडिया का जिस तरह से प्रारूप सामने आ रहा है और इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। आप बेशक स्थानीय स्तर पर आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में महिलाओं की कम भागीदारी हो, लेकिन अगर आप चैनल खोलेंगे, नेशनल मीडिया में जाएंगे तो वहाँ किसी तरह का विभेद नहीं है। मेल फीमेल में कोई विभेद है। आज बड़े बड़े ओहदे पर बड़ी बड़ी रिपोर्टर्स बैठी हुई हैं, उनको हम सुनते हैं, देखते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में हर जगह महिलाओं की भागीदारी है और मीडिया तो इस चीज़ को प्रचारित करता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, महिलाओं की भागीदारी का बात करता है, लेकिन मीडिया इससे अछूता नहीं है। आप जब भी नज़र उठाएंगे, आप जहां भी उठाएंगे, आपको हर जगह
महिलाओं की भागीदारी मिलेगी। सर ये प्रेस क्लब का जो भवन है, इसके बारे में कहा गया है कि अब तो शायद जिला प्रशासन के कंट्रोल में है। निश्चित रूप से ये जिला प्रशासन के कंट्रोल में है, लेकिन ये प्रेस को सौंपने के लिए कुछ मापदंड है, उस मापदंड को पूरा करना पड़ेगा। हालांकि मीडिया की ओर से आज ये सवाल उठाया गया है और डीएम साहब ने इसको गंभीरता से लेने की बात भी कही है। हम लोग इस पर एक्टिव भी हैं, जो प्रारूप है उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार, मैं जिला पत्रकार संघ का अध्यक्ष हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार अमन, मैं सचिव जिला पत्रकार संघ अररिया। सर आज ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, सेमिनार आयोजित किया गया था, यहाँ जिला पदाधिकारी आए थे, तो पत्रकार के जो परेशानियाँ हैं पत्रकारों की, किन परेशानियों से आप? देखिए, यही एक प्लेटफॉर्म हम लोगों का होता है, जो सभी मीडिया हाउसेस के लोग जमा होते हैं और एक ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी जो ज़िले के कप्तान होते हैं, डीएम आते हैं और हम लोग अपनी समस्याओं को रखते हैं, जैसे प्रेस क्लब की समस्या हो या कोविड-19 के दौरान जो हमारे पत्रकार साथियों को जो परेशानियां हुई, कुछ साथी जो पॉजिटिव हुए और आइसोलेशन सेंटर में जो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा, उन परेशानियों को डीएम के तक पहुंचाया और किस तरह से उसका उन्होंने समाधान कराया और जो हम लोगों को दिक्कत हुई वो दिक्कत को यहाँ उठाया गया। डीएम ने भी यह स्वीकार किया जो सही मायने में पत्रकारों पर कोविड-19 को लेकर के बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे हाउसेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे हाउसेस ने लोगों को छटनी कर दिया है, बेरोजगार बना दिया है। इन तमाम मुद्दों पर आज इस पत्रकार दिवस, इस प्रेस दिवस के मौके पर यहाँ चर्चा हुई है। सर क्या आश्वासन कुछ मिला कैसे काम? देखिए, ये तो बहुत सिर्फ अररिया ज़िले की मामला नहीं है, पूरे देश दुनिया स्तर पे ये बेरोजगारी का दौर चल रहा है, लेकिन डीएम ने ये आश्वस्त किया है जो आगे से इस प्रेस क्लब के भवन के संचालन को लेकर हो, पत्रकार संघ को दिए जा रहे सहयोग को लेकर हो या अन्य पत्रकारों के साथ मीडिया फ्रेंडली बनने का हो, इन्होंने यह ज़रूर कहा है वो भी चाहते हैं कि पार्शलिटी हो और एक एक बात जनता तक पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ पत्रकार के माध्यम से, मीडिया हाउसेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए, यह उन्होंने आश्वस्त किया है। सर उन्होंने एनालिसिस की बात कही कि एनालिसिस की और ज़रूरत है मीडिया के द्वारा। बिल्कुल, इस समय में एनालिसिस की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग सिर्फ उनकी बात को रख रहे हैं, समाज तक, आम लोगों तक जो बात पहुंचा रहे हैं वो बिना एनालिसिस के पहुंचा रहे हैं, ये गलत है। हम लोगों को ये एनालिसिस करना चाहिए आखिर मजदूर जो यहाँ से कोरोना के दौरान जो वापस आए और फिर यहाँ से जा क्यों रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन या प्रशासन की क्या खामियां रही है या उनके परिवार में क्या दिक्कतें हैं, जो सरकार को हम लोग बताना पड़ेगा ताकि सरकार आकर के कुछ उपाय करे, कुछ रोजगार के अवसर यहाँ व्यवस्थित करे। मीडिया के द्वारा और एनालिसिस की जरूरत है। बिल्कुल, मीडिया को अभी और एनालिसिस करना चाहिए, तभी हम शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं।